नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते रहिए इसी तरह। और हाँ, चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आइए, आज हमारे साथ हैं मंजरी जी एक बार फिर। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, एसआईआर जिस सफलता से बिहार में हुआ और जिस तरीके से वोट चोरी का चूरन बेचना बंद हुआ राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का, उसकी वजह सीधी से रही क्योंकि एसआईआर भारतीय मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, पवित्रीकरण। और लोकतंत्र में कोई भी भरोसा रखेगा, वो शुद्धिकरण हो या पवित्रीकरण हो, किसी भी तरीके का, उसका स्वागत करेगा और बिहार ने उसका स्वागत किया। यही वजह थी कि राहुल को अपने चूरन से हटना पड़ा। अब वोट चोरी उनके मुंह से निकलती नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि आपने जब बात छेड़ दी तो अब वोट चोरी जो आप खानदानी किया करते थे, इस देश के लोकतंत्र को आपने जिस तरीके से गुलाम बना के रखा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि ये उम्मीद थी कि एक बड़ा चरण एसआईआर का शुरू होगा। 12 से 15 हमने प्रारब्ध पर एक वीडियो किया जब एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। उस समय तक ये अनुमान था कि 2 चरणों में घोषणा होगी, लेकिन एक बड़े चरण की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया और उसमें वो राज्य शामिल हैं जिनमें अगले विधानसभा चुनाव होने, क्योंकि एसआईआर की वहां सबसे पहले जरूरत है। यानी अब राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एसआईआर का पहला चरण बल्क में शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी के बंगाल में भी एसआईआर होना है और छटपटाहट देखिए एसआईआर का बिना हुए असर देखिए। ममता बनर्जी ने लगभग 550 वेस्ट बंगाल के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। 2 सूची अपलोड की, एक तो प्रेस ब्रीफिंग से पहले और एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद। आप कल्पना कर सकती हैं कि कितनी डरी हुई हैं, कितनी घबराई हुई हैं ममता बनर्जी, और क्यों डरी हैं, क्यों घबराई हैं, ये हमारे दर्शक समझ रहे हैं। 67 के लगभग आईएएस अधिकारी, जिनमें बहुत सारे जिला अधिकारी हैं, 300 से ऊपर जिसको पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के अधिकारी, बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। ममता बनर्जी इस कदर डरी हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के आचार संहिता का भी कोई डर नहीं, वो खुले खुले चैलेंज कर रही हैं। अभी तो ये शुरुआत है। ममता बनर्जी अभी और बिदकेंगी, अभी और अराजक होंगी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उनके लाडले हरे रंग की निक्कर पहने हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए जो यहाँ वोटर बन के हैं, जिन्हें उन्होंने साल दर साल पाला है, और न सिर्फ उन्होंने पाला है बल्कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद वामपंथी सत्ताओं ने उनको पाला क्योंकि उनके वोट बैंक थे, और फिर यही विरासत ममता बनर्जी तक आई है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी हर तरह का कदाचार, अराजकता सरकारी कर्मचारियों द्वारा, अपने पार्टी के गुंडों द्वारा ये करना चाहेंगी। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन, एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एसआईआर बेहद जरूरी है। क्या ममता बनर्जी अब खुद राष्ट्रपति शासन को न्योता दे रही हैं? और क्या ऐसा कुछ कर सकने की स्थिति में ये साफ वजह नहीं होगी कि एसआईआर को अगर वो रोकेंगी तो ममता बनर्जी अब जिस तरीके से खेला खेला करने के लिए जानी जाती हैं, खुद उनके साथ खेला हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान का मामला है। ओवर टू यू मंजरी जी, प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारतीय राजनीति एक नया मोड़ देख रही है, जिसमें एक संस्था जिसका काम ही वोटर वेरिफिकेशन है, उसकी इस बारे में भर्त्सना हो रही है कि वो वोटर वेरिफिकेशन क्यों कर रही है। मतलब एक संवैधानिक संस्था को संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने से रोका जा रहा है और उसके लिए उसको तरह तरह की भर्त्सना दी जाती है। अब आ जाते हैं ममता बनर्जी पे। इनका शासन की शुरुआत ही जब पहला आंदोलन जिस तरीके से ममता ने किया था, वो साफ इस बात को बता रहा था कि लोकतंत्र का पालन और कानून का पालन इनके बस की बात नहीं है। ये जितनी भी अराजक होंगी, ये सेंटर को उतने ही सिक्के थमाती जाएंगी और ये सारे सिक्के इनके खिलाफ चलेंगे। अभी ममता बनर्जी का एक घोटाला सामने आया है, जिसमें ये काफी सारे मदरसे चला रही थी और उसमें 20-20 हजार की तनख्वाह दे रही थी मौलवियों को, और स्टूडेंट एक भी नहीं था।
ठीक है, तो ये जो कुछ भी जा रहा था वो इस पूरे नेटवर्क को फंड एंड फ्यूल करने के लिए जा रहा था। सबको मालूम है जब आप आधार का नेटवर्क उखाड़ते हैं तो तार बंगाल से जरूर जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की बाउंड्री बंगाल से मिलती है और वहीं से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। वैसे भी आप देख लीजिए, बांग्लादेश का वेस्ट और हमारे वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न, ये जो फ्रंट है, काफी लंबी बाउंड्री है। तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है जो मेनलैंड में आता है, भारत में आता है। तो उसके कारण, और उसका जो आधार का नेटवर्क है, इन्फिल्ट्रेशन कराने का नेटवर्क है, सब यहीं पर है। सुरंगें मिली हैं, घरों के अंदर से सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब क्या है, हम दूसरी तरीके से, दूसरे एंगल से जब देखते हैं तो हमको मिलता है कि कितने ममता बनर्जी के मिनिस्टर्स हैं जिनकी इंक्वायरी हुई है, चाहे टीचर्स भर्ती घोटाले के नाम पे हो या और तरह के लोगों के यहाँ से कैश निकले हैं। संदेश खाली का पूरा नेटवर्क जब आप उखाड़ेंगे तो थोड़ा सा टीएमसी का रोल मिलेगा। जहां कहीं भी एक मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क मिल रहा है वहां पे पॉलिटिकल उसको जो है बैकअप मिल रहा है एटलीस्ट। और अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसके ऊपर कहा था, पॉलिटिकल इस्लाम इज मोर डेंजरस देन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉलोनाइजेशन। मतलब जो भी है वो अब जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कि इस पॉलिटिकल स्ट्राइक को बीजेपी कट डाउन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये भारत की जो संप्रभुता है और भारत का जो मूलभूत फैब्रिक है उसके विरोध में काम कर रहा है। तो ममता बनर्जी का पूरा वोट बैंक बांग्लादेश से आता है। वो बल्कि एक चीज कहें कि जो वेस्ट बंगाल के और भारत के नागरिक हैं, उनका हित भी ये सरेंडर कर रही हैं इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए। ठीक है? और वो नागरिक कौन? स्पेशली हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो इस बात से परेशान है कि जब ये कोई क्राइम करते हैं बांग्लादेशी, तो उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है, उनको काफी तकलीफ होती है। और अब खाली हिंदू ही नहीं, इन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर से वेस्ट बंगाल के मुसलमान भी परेशान है। लेकिन वोट बैंक की ऐसी लालच है कि ममता अपने ही नागरिकों का ना दुख दर्द कुछ भी नहीं देख रही है। तो फाइनली क्या होगा, अगर अभी ये घोटाला खुला है जो ममता ने किया है, तो इसका मतलब है सेंट्रल एजेंसीज बंगाल में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सेकेंडली, जितनी भी इस तरह की प्लानिंग और जितना भी इसमें टैक्स पेयर का पैसा लॉस हो रहा है, ये सब आपको एक के बाद एक, क्योंकि फॉलो द मनी इज द रूल, कि आपको अगर क्राइम फॉलो करना है तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं प्रेशर में भी आती जा रही हैं सेंटर के। सेंटर की प्रोटेक्टिव एजेंसीज वहां पर तैनात हैं। जो ट्राई सेना कमांड है उसकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कोलकाता को वापस एक बिजनेस हब, एक कमांड सेंटर और एक हैपनिंग प्लेस की तरह रिवाइव करने का प्लान है। जबकि ममता बनर्जी की जिस तरीके की आपने टाटा नैनो फैक्ट्री का कांड देखा था, वो बिहार को, वो सॉरी बंगाल को एक बीमारू राज्य बनाना चाहती हैं, जबकि सेंटर उसे रिवर्स करना चाहता है। पिछली बार जो गलती हो गई, अब हर एक को समझ में आ रहा है कि अगर ममता री इलेक्ट हो गई तो समाज का क्या होगा। तो इस बार आरएसएस के भी 80 से ऊपर वहां पे कार्यालय खुले हैं और आरएसएस बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है। सेंटर की एजेंसियां बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है। हालांकि टीएमसी के गुंडे आज भी वही धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने वोट डाला तो आपकी घर की बेटी नहीं बचेगी। आप ये सोचिए, और ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दबी छुपी बात है, ये खुलेआम धमकी दी जा रही है। पर लोगों को एक चीज जाननी चाहिए, और काफी हद तक समझ रहे हैं कि लड़की तो तब भी नहीं बचेगी अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे। ठीक है? तो आप सिर्फ समय काट रहे हैं कि आज उठेगी या कल उठेगी। संदेश खाली, आरजी कर, वो एक लॉ कॉलेज, और ये सारे केसेस आप देख लीजिए, लड़की तो किसी हालत में नहीं बचेगी। अब अगर आप बीजेपी को जिता देते हैं तो एक चांस आपका सर्वाइवल का है, और अगर आप डर करके घर में बैठ गए तो 100% जाएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो चूंकि ये शर्म की बात है कि वो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं और उनके यहाँ महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित है। इसके साथ ही सारी धमकियां ही स्त्रियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को दी जा रही है। तो अच्छा, इसके अलावा हम जो देख रहे हैं, संदेश खाली का जो अपराधी था उसका जिस तरीके से वेलकम हुआ है
पुलिस स्टेशन में, वो उससे संदेश खाली से ज़्यादा शर्मनाक था कि अगर आपके पास वही पॉलिटिकल इस्लाम फिर से आता है, अगर आपके पास वोट बैंक है और आप एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, क्राइम नेटवर्क के सरगना हैं, तो सरकारें आपके आगे झुकती हैं। ये पैटर्न है जिसके खिलाफ कैसे ना कैसे अब ये स्ट्राइक हो। एसआईआर एक छोटी सी चीज है। अभी वहां हम्म, पर कुछ मतलब एसआईआर को मुद्दा बना करके वो कुछ आंदोलन करना चाह रही हैं और अपने वोट बैंक को खुश करना चाह रही हैं। पर सबको समझ में आ रहा है ममता बनर्जी को अगला टर्म नहीं मिलेगा। तो अभी जो उनके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं उनको ये मालूम है कि बीजेपी के जीतने की चांसेस बहुत है। और अगर वो बीजेपी जीत जाती है तो जो कोई भी ममता के साथ खड़ा होगा फ्यूचर में उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी, क्योंकि ये एक अ, अराजक संस्था बन चुकी है टीएमसी। एक पॉलिटिकल विंग नहीं रह गया है। हम्म, अच्छा, इसके साथ ही ममता बनर्जी के जो बहू है उसके ऊपर भी केस है। वाइट वाटर टाइट केस है, लेकिन अभी मतलब देखिए पॉलिटिक्स में समय का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी केसेस हैं। ममता बनर्जी की भी कई जगह संलिप्तताएं पाई जाती हैं। शुभेंदु अधिकारी भी एक्टिव है, जो नंदीग्राम आदि में ममता को हरा चुके हैं। तो भविष्य सबको दिखाई दे रहा है, खुद ममता को दिखाई दे रहा है, पर ममता के पास डू एंड डाई का है कि अगर करो या मरो। लेकिन बाकियों का क्या है कि ममता के साथ जाना है या अपने आप को बचा जाना है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की एक कोशिश रहेगी एक बार फिर कोई विप्लव बंगाल में करके किसी तरह सत्ता पे बने रहने की। हम्म। और मेरे ख्याल से बंगाल की जनता की कोशिश ये रहेगी कि इस बार इनसे मुक्ति पा ले। एसआईआर सिर्फ एक बहाना है, इनको एक मुद्दा चाहिए था जो सेंटर ने दे दिया है। जी। बिल्कुल ठीक बात है। और ममता बनर्जी अपने गैंग को किस तरीके रास्ते पर ले जाना चाहती हैं, इसकी एक वानगी आपको दे रहा हूँ। पूर्वी वो इलाका है बर्दवान जी। पूर्वी बर्दवान के वर्धमान उत्तर, ये एक सीट है विधानसभा की। वहां से विधायक विधायक हैं निशित करके, उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, निशित कुमार मलिक। निशित कुमार मलिक ने एसआईआर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान जानते हैं क्या दिया है? ममता बनर्जी टीएमसी के विधायक हैं, उम्रदराज विधायक है, ये भी नहीं कोई लौंडा लपाड़ी है कि मैच्योर आदमी है बोल गया। उन्होंने कहा एसआईआर में अगर एक भी नाम कटा तो मैं बीजेपी वालों को जिंदा जला दूंगा। मैं बीजेपी वालों को जिंदा जला दूंगा। तो ये तैयारी और ये भावना ममता बनर्जी के गैंग की दिखाई देती है। आपने एक बात कही और मैं उसके साथ बंगाल का एक इतिहास, राजनीतिक इतिहास आपके सामने रखता हूं, दर्शकों आपके भी सामने रखता हूं। बंगाल को जरा समझने का प्रयास करते हैं। आपने जो एक बात कही ना कि विनेबिलिटी इस समय आपको भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। सही बात है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले वहां पर रिजिम चेंज न कर पाई हो, तमाम कारण है उसके, वोट न देने जाने देना और हर तरह की रिगिंग, जो कि आज के समय में भी ममता बनर्जी बंगाल में कर ले जाती हैं, ये अलग चर्चा का विषय है। और इसके लिए राष्ट्रवादी नाराज भी रहते हैं कि क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराए जाते। बहरहाल, लेकिन एक बात है, बंगाल ने, वहां की राजनीति ने जैसे ही देखा है कि रिजीम चेंज की संभावना है और किसकी विनेबिलिटी है, तो उसके साथ हो गई है। इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। कांग्रेस की सत्ताएं रही लंबे समय तक आजादी के बाद से, लेकिन जैसे ही लेफ्ट ने वहां पर अपना प्रसार किया और बंगाल की जनता को यह लगा कि विनेबिलिटी जो है वो लेफ्ट पार्टियों के साथ है, तो उसका नतीजा क्या हुआ? 32 साल 33 साल लेफ्ट की सरकार वहां रह के गई। जैसे ही 32 33 साल बाद आप सोचिए, जो एक पार्टी लगातार 32 साल शासन में रहती है और ममता बनर्जी एक नए तरह का दृष्टिकोण राजनीति में ले आके बंगाली समाज को दिखाती हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है विनेबिलिटी इनकी है, 32 साल वाला लेफ्ट जो है वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाता है और वही का पूरा कार्डर ट्रांसफर हो जाता है तृणमूल पे। और ममता बनर्जी लगातार वहां पर अब चुनाव जीत रही हैं। तो विनेबिलिटी वाला पॉइंट जो आपने उठाया, बंगाल का ये वोटिंग पैटर्न रहा है, वहां के राजनीति का, वहां के लोकतंत्र का ये नेचर रहा है कि अगर बीजेपी ने पिछले 2 बार जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और अब ओवर रेटेड हो रही है ममता बनर्जी निश्चित तौर पर, तो ये भय भी समाप्त हो जाता है 2 मिनट में। अदरवाइज लेफ्ट से ज्यादा भय किसने किया था? अभी ममता बनर्जी दूसरे नंबर पे है, वो तो लाल आतंकवादी। हालांकि ममता भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रही है।
तो क्या आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कमर कस लेनी चाहिए और बंगाल की जनता को वो अपनी विनेबिलिटी अगर सिद्ध करते हैं, तो जिस तरीके से 32 साल बाद बदला बंगाल ने, ममता बनर्जी को जिस तरीके से कंटिन्यू किया है, एक तरफा झाड़ के करता है, फिर वो सीधे बेरोजगार करता है और ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाने में क्या पिछली 2 बार भारतीय जनता पार्टी में कमी रह गई, जिसकी शिकायत राष्ट्रवादी भी करते हैं? और विनेबिलिटी जिस तरफ आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इस बार कमर कस के अगर भाजपा ने दिखा दिया, एहसास करा दिया कि आ रहे हैं हम, तो बंगाल का ये पैटर्न है, पलट देगी। आप पिछली बार भी देख चुके हैं, टीएमसी का काफी बड़ा कादर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर गया था। उस समय जो पत्ता खेला था, मेरे हिसाब से वो पत्ता खेला था केजरीवाल ने। आपने देखा होगा, ममता बनर्जी और केजरीवाल काफी साथ में उस समय मंच पे दिखाई दिए थे। अचानक ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हो गई थी और शोर दुनिया भर में। और इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी कि थर्ड फेज जो चुनाव का था, उसको छोड़ के मोदी और अमित शाह केंद्र में गए थे। केन्या जैसे छोटे से प्यारे से देश ने भी हमारे लिए जो कुछ भी भेज सके थे, उन्होंने भेजा था। तो कभी कभी इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां लगा दी जाती हैं, जिसके कारण आप अपने उद्देश्य को नहीं पा पाते। लेकिन इस बार अप्रासंगिक हो चुके हैं केजरीवाल, अब उनके नाम का कोई पानी भी नहीं पीता पूरी राजनीति में। ममता बनर्जी के साथी सारे जा चुके हैं, राहुल वगैरह सारे, सब कुछ अप्रासंगिक हो चुके हैं। केवल वो धमकी दे सकते हैं कि अगर हम सत्ता में अब की आए तो तुम्हारे खिलाफ ये काम करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं वो सरकारी अधिकारियों को भी इरिटेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नेता आते जाते रहते हैं, सरकारी अधिकारी 35 साल तक अपनी कुर्सी से चिपका रहता है। तो आप उस तंत्र को अब कहीं ना कहीं इरिटेट कर गए हैं, बल्कि मैं कहूंगी गहरा इरिटेट कर गए हैं। जो आपके खिलाफ काम करना शुरू करेगा तो जड़ से उखाड़ देगा। और ममता बनर्जी और राहुल गांधी इस काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अब बात यह है कि इस समय कमर कस के जी हाँ लग चुके हैं। काफी 8-10 महीने हो चुके हैं, आरएसएस वहां पर एक्टिव है, हम सबको मालूम है। जहां पर बीजेपी के लिए इलेक्टोरल इंजीनियरिंग करनी है, आरएसएस से बड़ा कोई टूल नहीं होता। और ये सफलतम है। मतलब कांग्रेस की विजय घोष का रथ आरएसएस के अलावा कोई रोक नहीं पाया है। 2 विधायकों से भाजपा शुरुआत करी थी और जो है सेंटर में एक मेजर थम्पिंग है, और अभी काफी सारे राज्य भी हैं इनके पास। और मोदी जी, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, नया हो पुराना हो, दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हो, मोदी जी को गद्दी से उतारने में सब अक्षम है। और उनका शासन निरंतर रहेगा। अगर वो अपनी 100वीं वर्षगांठ पे भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, जनता उनको झूम के वोट देगी, और ये सबको मालूम है। तो अब बात यह है कि बंगाल की जो ये इंजीनियरिंग है, इसमें जितने भी टूल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन एक टूल है ताकि वहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम और इन्फिल्ट्रेटिंग नेटवर्क को खत्म किया जा सके। डिपोर्टेशन एक टूल है ताकि जो अप्रासंगिक लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। एसआईआर एक टूल है ताकि वैलिड वोटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक टूल है जिसमें आरएसएस लगा हुआ है अवेयरनेस में, और मोदी अपने कामकाज गिना रहे हैं। बंगाल के लिए योजनाएं, देखिए सबसे बड़ी बात योजनाओं की है। जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो केवल मोदी लाते हैं, बाकी सब कोई भाषा, कोई क्षेत्र, कोई धर्म, कोई ये सब लाता है। पर जन कल्याण की योजना केवल मोदी जी लाते हैं। अब आप सिंपल सा सोच लीजिए, आपकी एक आयुष्मान योजना है जिसमें आपको अब 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। वो बंगाल में एक समय लागू नहीं थी, क्योंकि उससे मोदी का नाम हो जाता है, इसलिए ममता ने लागू नहीं होने दी। जी। मैं आपको थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। ममता बनर्जी ने गजब शातिराना खेल खेला है बंगाल में। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो 100% लागू हैं, लेकिन लेकिन उसमें उसके नाम ट्विस्ट से। क्या है, सबके नाम बदल के ममता बनर्जी ने ये एहसास करा दिया है या ये जताने का प्रयास किया है कि ये योजनाएं राज्य सरकार की हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या बंगाल में सूचना का इतना अभाव है जनता के बीच में? क्योंकि लोग तो जानते हैं, गांव-गांव जानता है कि राशन मोदी देते हैं, उज्ज्वला मोदी देते हैं, पानी मोदी देते हैं, केंद्र की योजनाएं ये सब जानते हैं। आज मोबाइल का जमाना है। सवाल ये है कि बंगाल के समाज को बड़ा पढ़ा-लिखा समाज समझा जाता है। वो खुद अपने आप को स्थापित भी इस रूप में करते हैं। भद्रलोक की एक बड़ी महान ओवररेटेड परंपरा है। जी हाँ,
मैं बिना किसी संकोच के उसको ओवररेटेड परंपरा कहता हूँ। ऐसे बंगाल का ये 2 तरह की तस्वीर क्यों है कि जहाँ एक मुख्यमंत्री फ्रॉड करते हुए केंद्र की योजनाओं को अपने नाम पे चला देती है और जनता कहती है एटो होबो, एटो होबो, एटो होबो और खेला हो जाता है, लगातार हो जाता है। तो ये कौन-सा संस्कार है बंगाल के समाज का? क्योंकि समाज को भी ज़रा दायरे में रखना और आईने के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं चलते-चलते ये भी जानना चाहूँगा, आप ज़रूर बताइएगा। आपने कहा कि ये जो अवैध घुसपैठ है या अवैध लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनसे वेस्ट बंगाल का मुसलमान भी परेशान हुआ है। मुझे खटकती है ये बात, ये तो मुस्लिम उम्मा वाले लोग हैं, ये तो फिलिस्तीन में दर्द होता है तो इनको यहाँ पर मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में दर्द होता है ना? पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है भारत के खिलाफ तो पटाखे यहाँ मीरपुर मोहल्ले में भी फोड़ दिए जाते हैं। तो ये आप कैसे कह रही हैं कि ये परेशान है? इनका तो लुंगी जो है वो बिल्कुल एक ही रंग का होता है, वो चाहे रोहिंग्या हो, चाहे ये हो। क्या वाक़ई बंगाल में मुसलमान भी बंगाली ये परेशान हैं कि हमारे यहाँ रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियाँ हैं? ये बात ज़रा पसती नहीं। ये दोनों चीज़ें बताइएगा, एक बंगाल के समाज के बारे में और दूसरा बंगाल का ये जो हरा समाज है इसके बारे में भी। की शुरुआत करती हूँ। मैंने कहा था एक समय आयुष्मान योजना लागू नहीं थी। बाद में केंद्र ने इस चीज़ को जब प्रेशर किया है तो ममता बनर्जी ने अपने नाम से लागू कर दिया है। ठीक है, मोदी जी वो कहते हैं ना ठंडा करके खाते हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से ममता बनर्जी के इस प्रयास को बहुत धक्का पहुंचाया और ये चीज़ उनके वोटर्स को अब पच नहीं रही है कि उनको मालूम है कि दाता का नाम तो राम है। ठीक है, आप रहीम साबित करने की कोशिश कीजिए तो असफल हो जाएंगे। अब ये आते हैं सही उस कहा आपने, समाज के दाता का ऊपर। नाम तो राम है। तो सही। अब आ जाते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, वो समाज के ऊपर। समाज यहाँ का आप देखिए, आप वेस्ट में जाएंगे तो पंजाब में बहुत बुरी मनस्थिति है और ईस्ट में जाएंगे तो बंगाल में बहुत बुरी बुरी मनस्थिति है। कारण है पंजाब का भी बंटवारा हुआ था और बंगाल का भी बंटवारा हुआ था। और जो समाज इस बुरी तरह पददलित होता है उसका पौरुष क्षीण हो जाता है। तो बंगाल का पौरुष भी क्षीण हो गया। अब वहां पर जो बचा है वो अहंकार है। तो ये जो भद्र मानुस है ये अहंकार का प्रतीक है। मैं इसे ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक नहीं मानती हूँ। ये वो सिगार फूकने वाले और स्कॉटिश विस्की पीने वाले और रविंद्र संगीत सुनने वाले वो कायर लोग हैं जो आत्मरक्षा में पूर्णतया अक्षम है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सिगार के धुएं में उड़ाते रहते हैं। तो इनसे ये आशा करना कि ये बंगाल के कल्याण की सोचेंगे, नहीं। जितनी भी आप ये सोचिए, जब लेफ्ट की सरकार थी तो ये भद्र मानुष्य खुश था जब उस समय लाल आतंकवाद था। भाई नक्सलवाद उस समय फल फूल रहा था, कोई ये फ़र्क सारी नहीं था चीजें। इनको, हिलसा मछली कोई टाँग के जाते थे, इस रोहू मछली टाँग के जाते थे, गजरा लेके घर पे जाते थे, नाचते-गाते थे, खुश रहते थे। बस, तो उस समाज से आप आशा करें। इन्होंने लेफ्ट का आतंक देखा है, उसके बाद टीएमसी को वोट दिया, उसके आतंक को सपोर्ट किया। आज इस भद्र मनुष्य से थैंक्स टू सोशल मीडिया ये सवाल किया जा रहा है कि तुम आरजीकर के समय कहाँ थे, तुम संदेश खाली में क्या। और अब ये जैसे पहले क्या होता था कि रिपोर्टर आकर के पूछता था और ये नाक उठा करके चले जाते थे, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। आज इनके ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक आईडी पे, सब जगह पर लोग इनसे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी संदेश खाली में, तुम क्यों चुप रहे। तो वो जो नकाब था भद्र मानुष का वो उतर चुका है और बंगाल ने एक रेजरेक्शन इस समय देखा है जो आरजी का रेप केस में हुआ था। वो स्वतः स्फूर्त था और उसने एक चेतना जगाई है। अच्छा, यहाँ तक उसके संदेश खाली हुआ, आरजी कर हुआ, वो जो लॉ कॉलेज का हुआ, सारे ये एक चीज बता रहे हैं कि आपका परिवार खतरे में है। और स्पेशली जो बंगाली स्त्रियां हैं, उनको ये बता रही कि आप खतरे में हैं। आज भी जो टीएमसी के अधिकारी धमकी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि बेटियां उठ जाएंगी। तो जिसकी जान पे इतना बड़ा ग्रहण लगा हो उसको बुद्धि आ ही जाती है। तो बंगाल और पंजाब में देर से काम इसलिए हुआ क्योंकि ये बिल्कुल, बहुत ज्यादा कुचले गए थे। ये बहुत वैलिड वो रीज़न आपने दिया। बिल्कुल, समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में आती है।
अब वहां पर जब थोड़े दिन की इन्होंने शांति देख ली और अब इनको अपने कर्तव्य का भान हुआ, जब बंगाल में सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, वहां के जो सामान्य मानवी है उसको निकल के दूसरी जगह पर जाके काम, पहले कलकत्ता खिला रहा था, केवल बंगाल को नहीं पूरे देश को खिला रहा था, तो राजधानी थी भारत की कलकत्ता। तो आज जो है जब वहां से सब कुछ खत्म हो गया और सब जा रहा है, फिर सेकेंडली क्या है, जो ये लेफ्ट टेरर है इसके ऊपर अमित शाह भी लगे हुए हैं और 26 तक वो कह रहे हैं, मार्च 26 तक वो खत्म कर देंगे। तो एक जो ये कह लीजिए कि गांव देहात के इलाके में एक इनका टेरर था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि ये काफी हथियारों की स्मगलिंग खत्म हो जाएगी, जिस तरीके से नार्को टेररिज्म पे काम हो रहा है, नार्को ड्रग्स वगैरह मिलने बंद हो जाएंगी, शराब पे देखिएगा वहां पर तो जिस जिस जो जो चीजों का इस्तेमाल करके आप इलेक्शंस को प्रभावित करते थे, वो सारी बिल्कुल वजह खत्म कर रहे हैं। खत्म हो रही। आप बिल्कुल। 2029 के इलेक्शन में देखिएगा, फ्री बीज, हम्म, आरक्षण, कास्ट, ये सब नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये सारे मुद्दे दिवंगत हो चुके होंगे और इसी कारण जो एग्जिस्टेंट विपक्ष है, ये भी तब तक खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इसके पास इसको कुछ करने के लिए है ही नहीं। रिजर्वेशन में परसेंट नई कास्ट जोड़ दो और ये सब कर दो, यही इनके सारे मुद्दे हैं। और ये मुद्दे मोदी तब तक रहने नहीं देंगे। अगर विपक्ष हमारा नया मुद्दा नहीं खोज के लाता है, तो ये डायनासोर बन जाएगा। चाहे कितना ही महामहिम हो, इसको विलुप्त होना पड़ेगा। और यही तो दशा ममता हम्म, की होने वाली है, क्योंकि सामान्य जन, कुछ भी कह लीजिए, लोकतंत्र है, जब जनता डिसाइड कर लेती है तो तब तो वो कर फिर लेती है। बिल्कुल। तो कर और लेती मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया ना कि बंगाल जब करता है तो एक तरफा ऐसा झाड़ू मारता है कि 32 साल के लेफ्ट को झाड़ू मार के बाहर देता है। इसी तरह से जिसका उससे पहले कांग्रेस को बाहर चुका है, तो निश्चित तौर पर वो आता है। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, एक जो कारण लोगों को नहीं समझ में आता, आपने कहा कि बंटवारे का दंश ये पंजाब ने झेला है और उसी के साथ-साथ बंगाल ने भी झेला है। तो इसीलिए ये स्वभाव में फ़र्क आता है और ये कहीं न कहीं वो गिल्ट है, कहीं न कहीं वो दमन होने की जो आह है, वो अपने वाह-वाह में निकल आती है। आपसे मैंने एक चीज़ और बोला था कि आप कह रहे थे कि भाई लोगों को दर्द होता है कि हमारे यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, ज़रा इसको एक लाइन में बता दीजिए, ऐसा कैसे है? कई सारे लोग कहेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है मंजरी जी, मैं भी कह रहा हूँ अपने दर्शकों की तरफ से कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो फिलिस्तीन के लिए इनका कलेजा काँपता है। ईरान और इराक, उम्मा ब्रदर्स, सालों तक देखा है। सऊदी और यूएई आपने सालों तक देखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आप हाल वही मैं फिलहाल कहने देख जा रहा रहे था, हैं। वही कहने जा रहा उसके था। बाद तो उम्मा है कहाँ? हाँ, अब ये सवाल उठता है कि आपने बुला लिए, घर में बसा लिए, उसको लड़की चाहिए तो आपकी लड़की पे हाथ साफ कर लेगा। चलेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, सही, अब वहां के लोगों बिल्कुल। को तकलीफ होगी। आ अच्छा गई जी, समझ में आ गई बात, आ गई, ओके। आ इसके गई। साथ साथ अगर 2 2 किलो अनाज आ रहा है, आपके घर में पहले ही 15 लोग हैं, उनका बँटवारा पूरा नहीं ज़्यादा पड़ा, होगा। 3 इन्फिल्ट्रेटर आ गए और आप खुद खाएंगे, उनको खिलाएंगे। अच्छा, उनका तो यहाँ कुछ नहीं है, वो तो आपको मारेंगे पीटेंगे। और ये चीज कश्मीर ने भी झेली है। पहले उम्मा के बिल्कुल। नाम पर आतंकवादियों को बहुत सारे लोगों ने घर में बुलाया। उसके बाद बाद में जो समझ में आता। आतंकवादियों ने दुर्गति की उनकी, तब उनको समझ में आया भारतीय सेना इंपॉर्टेंट है, भारत देश राइट, इंपॉर्टेंट है, और तभी वो मुखबिरी करते हैं। हमको कैसे पता लगता है राइट, कि ये कहाँ अपराधी हैं? इनका समाज राइट, खुद ही मुखबिरी करता है ना, पैसे भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, और थोड़ी दूर देर तक अहम की तुष्टि भी होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया। देखिए, गलत काम कर रहे हैं, ये सबको पता होता है। पता तो होता ही है, एकदम सही बात। ठीक है, आज एक ट्विटर हैंडल पे मैं देख रही थी, उन्होंने, अब बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, इन्होंने लड़कियों के लिए धमकी दी है। और मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने एक फोटो जारी की है, सुलेमानी करके एक ट्विटर हैंडल है। फोटो शर्मनाक है थोड़ी, लेकिन उसको दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये मैसेज है उनके लिए जो ये कोशिशें कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक आपत्तिजनक हो तो कहीं ट्विटर हमें ना समझा दे कायदे ये से। ओह! ओके, ओके, आपको सिम्बॉलिक है, आप समझ गए। ये सिंबॉलिक है, और इसके हुँ, सिंबल को आप समझ लीजिए, बच्ची छोटी सी है, और बिल्कुल, जो बिल्कुल, तितली बिल्कुल। के पंख है वो लाल रंग से नहीं बने हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, तो ये बिल्कुल, मैसेज आपके लिए जारी कर दिया, और इसमें हिंद रिजाब लिखा है। रिजाब का मतलब बिल्कुल। ऑनर है। तो वो बालिकाओं के
से हिंद को ये संकेत है, मुनकरीब ये संकेत है ये बंगाली संकेत है समुदाय को कि अब आपको क्या काम करना है। क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि ठीक है, पहले हिंदू कन्या का पे डर आता है, लेकिन हम्म, राक्षस राक्षस होता उसकी भूख धर्म नहीं जानती है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। और आज ही सुबह हमने एक कार्यक्रम किया है, एक समाचार ऐसा आया, केरल केरल में जब केरल स्टोरी फिल्म आई थी, तो इस पूरे लव जिहाद प्रकरण को प्रोपेगेंडा बताने वाले एक सीपीआई एम के नेता, जो 72 साल के नेता हैं, उन्हीं की अपनी बेटी 35 साल की जो डाइवोर्सी है, उसको एक जिहादी भाई ने लव जिहाद में फंसा लिया है। और अब नेताजी अपनी उस बेटी को अपने घर में 20 दिन से बंद किए हुए हैं। और वो बेटी वीडियो बना के शिकायत कर रही है कि पुलिस हमारी मदद करो, हमारे पिताजी जो हैं वो हमको अपने शौहर के साथ शादी नहीं करने दे रहे हैं। आप सोचिए, इसी को कहते हैं कर्मा रिटर्न्स। तो निश्चित तौर पर बंगाल के समाज को भी ये बात सोचनी होगी। हम कई बार खरी खरी बातें इसलिए कहते हैं, हमने देखा है कि गोल गोल बातें करिए, लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन अहम की संतुष्टि से आपको समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मंजरी जी और हमने जब भी समस्याओं को एड्रेस किया है, तो कुछ कड़ी बातें भी की हैं, कुछ कड़वी बातें भी की है। और वो बिना किसी स्टेट को देखे, बिना किसी समुदाय को देखे, बिना किसी भाषा को देखे, बिना किसी संस्कृति को देखे, राष्ट्र हित में की है, अपने समाज हित में की है, सनातन समाज के हित में की है। इसलिए इसे ऐसे ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कड़वी दवा से अच्छी बीमारी तो खैर कोई अच्छी होती नहीं, लेकिन गंभीर बीमारियां जो है वो सही हो जाती हैं। मंजरी जी, आपने इतने गंभीर विषय पे, हमने सिर्फ एसआईआर पे बात नहीं की, हम समाचारों पर बात नहीं करते दर्शक, लेकिन एक इतने प्रैक्टिकल चीज से शुरू होके एक गहन सामाजिक अध्ययन तक जो आपने तस्वीर उकेरी है और समाधान भी दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मंजरी जी के साथ जैसे आपको सारी चर्चाएं पसंद आती हैं, उसी तरीके से ये चर्चा भी आप गंभीरता से लेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइबरों की संख्या और इसी तरह बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी जरूर करते रहिए। और हाँ, चैनल का बेल आइकन जब दबा के रखेंगे, तो मंजरी जी ऐसी गंभीर चर्चा हल्के फुल्के अंदाज और बेहद सरल भाव से बताने के लिए आपके बीच में कब आ रही हैं, इसकी सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। तो आज की चर्चा दर्शक यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।